चलो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को जहाँ पे छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने रूट एंड स्टेम की एनाटॉमी पढ़ी थी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें लीफ एनाटॉमी। लीफ आपको मालूम है, लीफ जो होती है उसका सरफेस एरिया जो है दो साइड से आपको देखना है। इसमें आपने ट्रांसवर्स सेक्शन इतना बढ़िया क्लियर नहीं दिखता है जितना कि आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्लियरली दिखेगा। उसमें आपको सारे के सारे जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी उसमें आपको टिश्यूज हैं वो सारे क्लियर दिखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम पहले डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। यही अगेन हम दोनों का कंपैरिजन ही पढ़ेंगे। यहाँ पे डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में आपको मालूम है एपिडर्मिस जो है दो साइड होती है। एक ऊपर वाली एपिडर्मिस होगी अपर एपिडर्मिस, दूसरी नीचे वाली एपिडर्मिस होगी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। अब लीफ का जो सरफेस ऊपर की तरफ एक्सपोज रहता है वो उसका अपर सरफेस बट उसका वेंट्रल पार्ट होता है, अपर बट वेंट्रल पार्ट। ठीक है। जो उसका सरफेस नीचे की तरफ होता है वो उसका लोअर बट डॉर्सल पार्ट होता है। ठीक। तो यहाँ जो एपिडर्मिस आपको ऊपर की तरफ लीफ में दिखाई देती है वो होती है वेंट्रल एंड एडेक्सियल एपिडर्मिस। दिस इज एडेक्सियल एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस। क्योंकि लीफ बहुत पतली होती है, थिन होती है, तो उनसे ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए लीफ के ऊपर, दोनों एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्यूटिकल लाइनिंग, क्यूटिकल की जो कवरिंग है वो दोनों में क्लियरली आपको दिखाई देगी ऑन बोथ सरफेस। एडेक्सियल एपिडर्मिस में भी आपको मिलेगी और दूसरा आपको एबैक्सियल एपिडर्मिस में भी क्लियरली देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। क्यूटिकल लाइनिंग आपको क्लियर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम इसमें एडेक्सियल। इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ के अगर जो हम केस की बात करें तो डाइकॉट लीफ में आपको लोअर साइड में स्टोमेटा, मतलब कि जो एडेक्सियल एबैक्सियल साइड है, डोर्सल साइड है लीफ का, उसमें आपको स्टोमेटा मिलेंगे केवल, और अपर सरफेस में नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जिसमें दोनों सरफेस में आपको स्टोमेटा मिल रहे हैं, यानी कि आपको एडेक्सियल एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा मिल रहे हैं, एबैक्सियल में भी। अगर जो ऐसा है तो आपको नीचे एडेक्सियल एपिडर्मिस में, जो एबैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा मिलेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा कंपैरेटिवली कम होंगे। मोनोकॉट लीफ की अगर जो हम बात करें तो दोनों साइड में आपको स्टोमेटल ओपनिंग मिलेगी इन बोथ एडेक्सियल एज वेल एज एबैक्सियल, और दोनों सरफेस में जो स्टोमेटा का नंबर है वो इक्वल होगा। दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटास आपको मिलेंगे। अब हम लीफ में टिश्यू देखते हैं। लीफ के अंदर जो टिश्यू होता है वो पेरेन्काइमा का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। एक मॉडिफाइड पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा सेल्स, जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल वो सेल होते हैं जिनमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे और वो फंक्शन करेंगे किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेंगे। तो यहाँ जब हम डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट में दो टाइप के मीजोफिल आपको दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ जो आपको स्टोमेटल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लंबे लंबे साइज के, आपको जिसको हम बोलेंगे कॉल्यूमिनर शेप एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल। नीचे की तरफ जो मीजोफिल आपको दिखाई दे रहे हैं स्फेरिकल और ओवल शेप है, इनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी मीजोफिल। अगर जो हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में सारे के सारे स्टोमेटा जो है वो स्फेरिकल है, ओवल है, और इनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी मीजोफिल। ऑल मीजोफिल सेल्स आर स्पॉन्जी मीजोफिल इन केस ऑफ मोनोकॉट, एंड इन केस ऑफ डाइकॉट द मीजोफिल सेल्स आर ऑफ टू टाइप, पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। आप देखेंगे डाइकॉट के केस में जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं उनमें आपको बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी कैविटीज दिखाई दे रही हैं। इनको हम बोलते हैं एयर कैविटीज। ये जो कैविटीज हैं बड़ी बड़ी, जो स्पेसेस लेफ्ट हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एयर कैविटीज। यहाँ एयर फिल रहती है। मोनोकॉट के केस में आपको कहीं भी ऐसी कोई कैविटी दिखाई नहीं दे रही है, एयर कैविटी नहीं होती है। अच्छा, स्टोमेटा के नीचे कुछ डिस्टेंस तक कोई भी मीजोफिल सेल्स नहीं होते हैं और उसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, फिर इवेपोरेट होकर जो है इसका ट्रांसपिरेशन होगा इधर और इधर। यही चीज आपको मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में दोनों में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो एयर कैविटीज है, एयर स्पेसेस जो है दिख रहे हैं वो केवल डाइकॉट्स में होंगे, मोनोकॉट्स में आपको नहीं मिलेंगे। मोनोकॉट्स में जितने भी मीजोफिल सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, और मीजोफिल सेल्स कौन से होंगे, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स आपको इसमें दिखाई देंगे। ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे वस्कुलर बंडल। देखो बेटा, लीफ में जो वस्कुलर बंडल होते हैं, लीफ का वेनेशन आप याद करिए, रिमेम्बर करिए, लीफ का वेनेशन आपने पढ़ा था कि डाइकॉट लीफ में जो मिडरिब होती है उसके अलोंग जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है, और मिडरिब से निकलेंगी वेन्स, फिर और फाइन वेन्स, फिर वेनलेट्स और फाइन फाइन होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि डाइकॉट लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट है, वेन्स ही याद रखना, वेनेशन ही क्या होता है, वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है। वेन्स में आपको वस्कुलर बंडल ही मिलते हैं।
तो डाइकॉट लीफ में जो वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो हमेशा कैसा होगा, नेटवर्क की फॉर्म में होगा, अगर जो हम कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे तो। ठीक है, मोनोकॉट्स में वस्कुलर बंडल हमेशा कैसे अरेंज होंगे, पैरेलली अरेंज होंगे, पैरेलल अरेंजमेंट होगा मोनोकॉट की लीफ में हमेशा वस्कुलर बंडल का। वस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम है वो एडेक्सियल पोजीशन पे सिचुएटेड होगा और फ्लोएम किधर को होगा, एबैक्सियल पोजीशन पे सिचुएटेड होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो लार्ज साइज के वस्कुलर बंडल होते हैं, जो बड़े साइज के वस्कुलर बंडल होते हैं, उनके ऊपर और नीचे की तरफ टुवर्ड्स द एपिडर्मिस रन करते हुए आपको छोटे छोटे कुछ टिश्यूज दिखाई देंगे, सेल्स दिखाई दे रहे हैं खूब सारे, जो कि उसे एपिडर्मिस तक कनेक्ट कर रहे हैं, वस्कुलर बंडल को एपिडर्मिस तक कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इनको हम सपोर्टिव टिश्यू बोलते हैं, दोनों में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े साइज के वस्कुलर बंडल में ही आपको मिलेंगे। तो ये जो कनेक्टिव और सपोर्टिव सेल्स होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू जो होता है, ये बनेगा डाइकॉट्स में बनेगा कोलेनकाइमा से और मोनोकॉट्स में बनता है स्क्लेरेनकाइमा से। दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस एंड दिस इज पेरेनकाइमेटस। ये हो गया सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब एक चीज और देखिए, कुछ मोनोकॉट लीफ में जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है उसके कुछ सेल जो हैं वो लार्ज साइज हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर करके रखेंगे। इन सेल्स को हम बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स, और बुल्लीफॉर्म सेल्स के साथ साथ आप इनको बोल सकते हैं मोटर सेल्स। ये आपको केवल कुछ ही मोनोकॉट लीव्स में आपको मिलेंगे, जैसे कि मेज की लीफ में आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है देखते हैं। जो ये बंडल शीट, ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल्स का फंक्शन है कि क्या करते हैं, जो आपकी जो लीफ होती है उसमें अगर जो प्लांट में अगर जो पानी की कमी हो रही है तो ये सेल्स अपने अंदर से वाटर लूज कर देंगे, और वाटर लूज करता है अगर जो कोई सेल तो वो हो जाता है फ्लैसिड, फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड होने की वजह से वो जो लीफ है वो पूरी की पूरी ऐसे करके कॉइल हो जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है, और कर्लिंग हो जाएगी लीफ की। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस हो रहा है जिस टाइम पे पानी की कमी हो रखी है प्लांट को। अगर जो प्लांट को पानी की कमी हो रखी है और लीफ ऐसे ही ओपन रहेंगे, एक्सपोज रहेंगी, तो ये हो सकता है कि ऊपर जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो खुली हुई है और वहां से ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ऐसे में वाटर लॉस से प्लांट की विल्टिंग भी हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए आप देखेंगे जो बुल्लीफॉर्म और मोटर सेल्स होते हैं वो अपने अंदर से वाटर लूज करेंगे वाटर स्कार्सिटी की समय में, और वाटर लूज करके सेल्स हो जाएंगे फ्लैसिड। फ्लैसिड होने पे लीफ की ऐसे रोलिंग हो जाएगी और ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो घट जाएगा। जब प्लांट में पानी पूरा हो जाएगा, पानी प्रेजेंट है अगर जो प्लांट में सेल्स में, तो ये सेल्स वाटर जो है फिर से रीगेन करेंगे, फिर से वापस ये सेल टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड होने के बाद ये लीफ जो है अनकॉइल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं रोलिंग लीफ ग्रासेस भी आप इनको बोलते हैं। इसमें मेज आ जाता है, बाकी एग्रोपायरॉन वगैरह करके कुछ ग्रासेस और आती हैं। तो ये हो गई हमारी लीफ एनाटॉमी भी कंप्लीट। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इस चैप्टर में, वो आ रहा है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ को हम बोलते हैं लेटरल ग्रोथ, भी आप इसको बोल सकते हैं। लेटरल ग्रोथ प्लांट की स्टेम का और रूट का इस तरीके से विड्थ में इंक्रीज होना, डायमीटर उसका इंक्रीज होना, उसी को आप बोल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ केवल दो ही टाइप के प्लांट में आपको मिलेगी। ये आपको मिलती है इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म ओनली। डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म में ही आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसको हम लेटरल ग्रोथ बोल रहे हैं, ये फर्दर एक टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से होती है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। जब तक किसी भी प्लांट में कैम्बियम है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, अगर जो कैम्बियम नहीं है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। आपको क्लास में अभी इससे पहले जो आपको स्टेम की एनाटॉमी पढ़ाई थी उसमें बताया था कैम्बियम जो है वो केवल आपको डाइकॉट में मिलता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता है। तो इस कारण से मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो दो तरीके से होती है। एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें कि वस्कुलर बंडल्स नए बनते हैं, और एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें नया कॉर्क बनता है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग टाइप के कैम्बियम पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम दो टाइप के कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वस्कुलर कैम्बियम, एंड दूसरा हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी। पहला देखते हैं वस्कुलर कैम्बियम।
वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी, ठीक है। अब वस्कुलर कैम्बियम देखिए, स्टेम की अगर जो हम बात करें, अभी हमने स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्टेम में ये आ गया आपका स्टील वाला पोर्शन, पेरिसाइकिल सेल्स, उसके अंदर देखिए आप जो वस्कुलर बंडल है वो इस तरीके से वेज की शेप में ऐसे अरेंज है। ये है वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट। ये बीच में उनमें कैम्बियम स्ट्रिप है, ठीक है। ये बताया था आपको कैम्बियम स्ट्रिप होती है इस तरीके से। तो अब देखिए, और यहाँ पे डाइकॉट की स्टेम में एक और चीज आपको बताई थी, दैट इज मेड्यूलरी रेज भी आपको बताया था डाइकॉट की स्टेम में प्रेजेंट होती है ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम के सेल्स जब एक्टिवेट होंगे, कैम्बियम की एक्टिविटी इनिशिएट कौन कराता है? ऑक्सिन, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ऑक्सिन जो है वो कैम्बियम एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ऑक्सिन जब बाहर से स्टिमुलस रिसीव करेगा चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन से, तो ऑक्सिन क्या करेगा? कैम्बियम एक्टिविटी इनिशिएट करता है किसमें? डाइकॉट्स के स्टेम में। डाइकॉट की स्टेम में क्या होता है? ये जो वस्कुलर कैम्बियम है, देखो बेटा, जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। दिस इज नोन एज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, इसको बोला जाता है, ठीक है। और जो इसके बीच में जो कैम्बियम बनता है उसको हम इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम बोलते हैं। किस तरीके से होता है? वस्कुलर कैम्बियम में इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम के सेल्स एक्टिवेट होने पे डिवाइड करेंगे एंटी क्लिनिकली, मतलब एक ही प्लेन में टुवर्ड्स आउटर साइड की तरफ ये इस तरीके से डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये इनका डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि मेड्यूलरी रेज के भी कुछ सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो भी एंटी क्लिनिकल डिवीजन शुरू कर देंगे। मेड्यूलरी रेज के सेल्स के डिवाइड होने से एक और कैम्बियम की फॉर्मेशन हो रही है। इस कैम्बियम को हम बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। This cambium, which is formed due to the activity of medullary rays cells, is known as interfascicular cambium. This is called interfascicular cambium. ठीक है, ये दोनों के दोनों सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एंटी क्लिनिकली। मेड्यूलरी रेज के सेल्स, ये मेड्यूलरी रेज है, और ये वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। मेड्यूलरी रेज की एक्टिविटी से जो कैम्बियम डेवलप हो रहा है वो है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इन दोनों के यूनाइट होने से कुछ टाइम तक ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। देख रहे हैं आप, फ्यूज कर गए सारे सेल्स एक दूसरे से और एक रिंग बन गई। इस रिंग को हम मिला के बोलते हैं कैम्बियम रिंग। दिस रिंग इज टुगेदर नोन एज कैम्बियम रिंग। अब ये कैम्बियम रिंग बन गई। अब ये कैम्बियम रिंग देखिए किस तरीके से डिवाइड एंड रीडिवाइड करेंगे। ये कैम्बियम रिंग, ये आ गया आपका स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आ गया यहाँ पे आपका कैम्बियम रिंग। इधर मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 5, ये है हमारा वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ये आ गए वस्कुलर बंडल्स और ये बीच में आ रही है हमारी मेड्यूलरी रेज, ये आ गई मेड्यूलरी रेज। नाउ दीज कैम्बियम सेल विल डिवाइड टुवर्ड्स इनसाइड। अब ये कैम्बियम के सेल अंदर की तरफ भी डिवाइड करेंगे और बाहर की तरफ भी डिवाइड करेंगे। दो प्लेन, ये वाले दोनों प्लेन में डिवाइड करेंगे। अब ये क्या कर रहे थे? ये इस टाइप का एक ही प्लेन पर डिवीजन कर रहे थे, एंटी क्लिनिकल डिवीजन, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स इनसाइड एंड टुवर्ड्स आउटसाइड डिवाइड करेंगे। जब ये टुवर्ड्स इनसाइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो फॉर्मेशन कर रहे हैं ये है हमारा सेकेंडरी जाइलम। अंदर की तरफ डिवाइड करके बनाते हैं सेकेंडरी जाइलम, और टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ। अब ये जब बाहर की तरफ डिवाइड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किस चीज की? सेकेंडरी फ्लोएम की। दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस वन इज, अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? सेकेंडरी जाइलम। ये आ गया सेकेंडरी जाइलम, ये आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, और ये आ गया हमारा कैम्बियम रिंग। अब प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम कहाँ है? ये है हमारा प्राइमरी फ्लोएम, ये बीच में आ रहा है हमारा पूरा का पूरा सेकेंडरी जाइलम। ये है हमारा प्राइमरी प्राइमरी जाइलम, ये है हमारा प्राइमरी जाइलम। ये है कैम्बियम रिंग। तो ये इधर की तरफ, ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे कैम्बियम के नीचे और प्राइमरी जाइलम के ऊपर की तरफ ये हमें मिल गया हमारा सेकेंडरी जाइलम। ये इस तरीके से डिवाइड हुआ। अब एक कैम्बियम रिंग इस तरीके से डिवाइड करके एक बार में फॉर्मेशन कर देगी, कुछ अमाउंट में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। जब ये कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी आप देखते हैं तो हम कहेंगे कि कैम्बियम रिंग जो है टुवर्ड्स इनसाइड ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू टुवर्ड्स आउटसाइड। तो इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन ज्यादा अमाउंट में हो रही है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम।
तो सेकेंडरी जाइलम समझ लीजिए ज्यादा अमाउंट में बनता है, सेकेंडरी जाइलम को हम बोलते हैं वुड, वुड भी आप इसको बोलेंगे। ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी है ये साल में केवल 2 ही बार प्लांट्स में होती है, एक होता है स्प्रिंग सीजन में और दूसरा होता है ऑटम सीजन में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम जब एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे जो वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग वुड। ठीक, और ऑटम सीजन में जो वो जाइलम बनाएगा उसको हम बोलेंगे ऑटम वुड। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम हम क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। स्प्रिंग क्योंकि साल में पहले आता है तो इसीलिए इस टाइम पे जो वुड बनेगी इसको हम अर्ली वुड भी बोल सकते हैं। ऑटम लेट में आ रहा है तो इसीलिए इस टाइम पे जो वुड बनेगी इसको हम लेट वुड बोलेंगे। स्प्रिंग वुड देखेंगे, स्प्रिंग के टाइम पे जाइलम जो कैम्बियम रिंग है वो ज्यादा एक्टिवेट होती है एज कम्पेयर टू ऑटम, तो इसलिए स्प्रिंग के टाइम पे वो बड़ी बड़ी एंड हॉलो बड़े ल्यूमेन वाली जो वेसल्स है उनकी फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो वुड होगी वो लेस डेंसर एंड लाइट कलर्ड होगी। जब ऑटम सीजन आएगा तो उस कैम्बियम की एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द स्प्रिंग सीजन थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसीलिए जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसमें जो वेसल्स होती हैं वो आप कहेंगे जैसे कि वो डेंस होती हैं, कम हॉलो होंगी, डेंसर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग में जो वुड बनेगी वो डार्क कलर्ड होगी, डेंस होगी। ऑटम में जो वुड बनेगी वो डार्क कलर्ड एंड डेंसर होगी, स्प्रिंग में जो बनेगी वो लेस डेंसर होगी, लाइट कलर्ड होगी। ठीक, एक साल में 2 बार जब कैम्बियम एक्टिवेट हुआ तो एक साल में पहले बन गया हमारा स्प्रिंग वुड, बाद में बन गया हमारा ऑटम वुड। एक साल की दोनों जाइलम को, स्प्रिंग वुड को और ऑटम वुड को मिला के हम एक साथ बोलते हैं ग्रोथ रिंग। इनको एक साथ मिला के बोला जाता है ग्रोथ रिंग। और ग्रोथ रिंग के नंबर को काउंट करके, ये ग्रोथ रिंग के नंबर को काउंट करके आप किसी भी ट्री की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रोथ रिंग को ही हम एनुअल रिंग भी बोलते हैं। इनका नंबर काउंट करके आप ट्री की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्री की एज डिटरमाइन करना बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको। अब देखिए एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। ये जो कैम्बियम रिंग पहले साल में स्प्रिंग सीजन में अगर जो बन गई, मान लीजिए इस साल से कोई प्लांट जो है 5 इयर्स की उसने ग्रोथ कर ली और 5 इयर्स के बाद वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टार्ट कर रहा है, तो 5 ईयर का जब वो प्लांट हो गया और उसने स्प्रिंग सीजन में एक पहली कैम्बियम रिंग बना दी, ये बन गई उसकी कैम्बियम रिंग। बस यही कैम्बियम रिंग एक्टिवेट होगी हर साल, हर 2 सीजन में। हर बार आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई नई नई कैम्बियम रिंग बनती रहेगी। नो, ओनली दिस टाइप ऑफ कैम्बियम रिंग, दिस कैम्बियम रिंग विच इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट ईयर, वही कैम्बियम रिंग एवरी ईयर एक्टिवेट होके फिर सेकेंडरी ग्रोथ करती है। नई कैम्बियम रिंग नहीं बनती है। नया सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम तो बनेगा, बट नई कैम्बियम रिंग यहाँ पे नहीं बनेगी, वस्कुलर कैम्बियम की जो रिंग होगी। ठीक है, ये जो कैम्बियम रिंग है ये आप देखेंगे, मैंने बताया टुवर्ड्स इनसाइड ज्यादा अमाउंट में जाइलम बन रहा है, बाहर की तरफ जो है फ्लोएम जो है वो कम अमाउंट में बनेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो कैम्बियम रिंग है उसकी वजह से हम बता देते हैं आपको, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका, यहीं पे दिखा देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये आपकी स्टेम का टीएस है, ये आ गया हमारी कैम्बियम रिंग। ठीक है, इधर अंदर की तरफ आ गई हमारी, मान लीजिए फर्स्ट ईयर जाइलम, ये कैम्बियम रिंग हो गई। ठीक, ऐसे एक रिंग बन गई और ऐसे एक और रिंग बना देते हैं। ये है हमारा फर्स्ट ईयर जाइलम। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो जाइलम बना होगा, फर्स्ट ईयर जाइलम। ठीक, फर्स्ट ईयर में जो जाइलम बना होगा वो ये है। ठीक है, सेकंड ईयर में जो जाइलम बना होगा वो ये है, सेकंड ईयर का जाइलम ये हमारी कैम्बियम रिंग है, ये हमारी कैम्बियम रिंग है। ठीक, तो उसने सेकंड ईयर में जो फ्लोएम बनाया वो ये है, और जो फर्स्ट ईयर में जो फ्लोएम बनाया वो ये है, फर्स्ट ईयर फ्लोएम। ठीक, ऐसे ये बनाता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्रिएट करता जाएगा। मतलब ये वाला जो जाइलम होगा वो अंदर अंदर को खिसकता जाएगा और फ्लोएम जो है वो बाहर बाहर को खिसकता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। जब ये कैम्बियम रिंग डिवीजन करती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में, क्या करती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के कुछ जो सेल्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रे पेरेन्काइमा, उन रे पेरेन्काइमा का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, रेडियली, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वो अरेंज हो जाएंगे। उनके जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसकी वजह से वो फॉर्मेशन करेगा किस चीज की, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज की। ऐसे यहाँ पे सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज क्या है, ये सिर्फ क्या है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं,
जो कि अरेंज हो रखे हैं किस तरीके से, जिनका अरेंजमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टली और रेडियली, जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वास्कुलर कैम्बियम की वजह से होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। अब जब ये कई साल तक इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी तो इसमें आपको दो टाइप की और वुड देखने के लिए मिलेंगी। एक तो मैंने स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड डिस्कस कर लिया, एक और टाइप की वुड देखने के लिए हमें मिलती है जिसको हम बोलेंगे सैपवुड एंड हार्टवुड। वो देख लेते हैं, सैपवुड एंड हार्टवुड। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो जाइलम है उसके लिए कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा है, मतलब कैम्बियम जो है वो ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन कर रही है। ऐसे में क्या होगा, जो जाइलम है वो डीपली सिचुएट होता जाएगा और जाइलम भी एक लिमिट तक ही तो बन सकता है। जितना जाइलम जो है, जितना उसको पानी अवेलेबल होगा उतना ही तो पानी का कंडक्शन वो करेगा। ऐसा थोड़ा ना आप कहेंगे कि अगर जो ज्यादा अमाउंट में जाइलम बन गया तो वो ज्यादा पानी का कंडक्शन करेगा। इनिशियली तो ये होगा, लेकिन बाद में जितना अवेलेबल है उतना ही तो कंडक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए कुछ जो पुराना जो सेकेंडरी जाइलम है वो फिर जो है डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट जो जाइलम नहीं करता वो सेंटर की तरफ को आता जाएगा, मतलब जो पुराना जाइलम है जो सेंट्रल की तरफ को शिफ्ट होता जा रहा है वो जाइलम कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आ गया सेंट्रल की तरफ को। एंड दिस जाइलम इज नोन एज हार्टवुड, इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। ठीक है, बाहर की तरफ जो जाइलम है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस जाइलम इज नोन एज सैपवुड। ये एक्टिव जाइलम है, ये जो नया जाइलम बनता जाएगा वो कंडक्शन करेगा, जितना भी पुराना जाइलम है वो कंडक्शन ना करके वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका फिर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करेगा कुछ इरेगास्टिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने लग जाएगा, जैसे कि रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, रबर, गम, इन सब चीजों का स्टोरेज करेगा। और फिर इस तरीके से ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट को, प्लांट की स्टेम को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्लांट के डिफरेंट पार्ट को प्रोटेक्शन आप कहेंगे प्रोवाइड करने का काम कर रहा है कौन, हार्टवुड, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ रेजिन, टेनिन, लेटेक्स एंड अदर इरेगास्टिक सब्सटेंसेस एंड सैपवुड पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इट इज एक्टिव जाइलम, इट इज एन एक्टिव जाइलम। अब देखिए हर साल 2 बार सेकेंडरी ग्रोथ होती है, साल में 2 बार, तो हर साल नया सेकेंडरी जाइलम बनता है। हर साल जितना जाइलम बन रहा है उसमें नया जो जाइलम है वो है सैपवुड। पुराना जाइलम कन्वर्ट होता रहता है किसमें, हार्टवुड में। इसका मतलब हर साल हार्टवुड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एवरी ईयर सैपवुड इज कन्वर्टिंग ऑन हार्टवुड। तो हार्टवुड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बट द सैपवुड रिमेन्स सेम, क्योंकि सैपवुड जो है वो हार्टवुड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हार्टवुड बढ़ रहा है तो इसको कम होना चाहिए। एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ तो हो ही रही है एवरी ईयर 2 बार, तो नया जाइलम तो बन रहा होगा, तो जितना एक्स्ट्रा बना उतना ही कन्वर्ट हो गया किसमें, हार्टवुड में। ये होता है इस तरीके से। अब देखिए इसका कन्वर्जन इसमें कैसे होता है, सैपवुड हार्टवुड में कन्वर्ट किस तरीके से होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन इसपे एक क्वेश्चन आ रखा है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 2016 या 2017 नीट 2 में ये क्वेश्चन आया था, तो वो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो मान लीजिए ये वेसल है एंड इट इज पार्टिसिपेटिंग इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये एक्टिव है, जाइलम इस टाइम पे क्या है, एक्टिव है। हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने नहीं किया, प्लांट में अपने आप प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, प्लांट में जो जाइलम का पेरेन्काइमा है, कुछ पेरेन्काइमा ऐसा होता है जो कि वेसल्स के साथ में जुड़ा हुआ है, अलोंग विद वेसल्स है। ये पेरेन्काइमा इनएक्टिवेट हो जाएगा और ये पेरेन्काइमा क्या करेगा, इनएक्टिवेट तो क्या बोलेंगे, स्टोरेज करना शुरू कर देगा। जब ये स्टोरेज करता है इरेगास्टिक सब्सटेंसेस का, तो इसको जगह चाहिए, ये स्वलन हो रहा है, इसको स्पेस चाहिए। तो इसको स्पेस का मिलेगा वेसल्स के ल्यूमेन के अंदर। अब ये वेसल्स के ल्यूमेन के अंदर इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेगा। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टाइलोजेस, दीज आर नोन एज टाइलोजेस, इनको हम बोलेंगे। ठीक है, जहां वेसल्स के अंदर टाइलोज बन गया, इसका मतलब वो जो वेसल है वो अब कंडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉकेज मिल रहा है ना, पानी यहाँ से, पानी और मिनरल यहाँ से यहाँ थोड़ा ना जाएंगे। अब बीच में रास्ते में बैलून लाइक स्वेलिंग्स आ गई तो वो वाटर का कंडक्शन और मिनरल का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये जाइलम इनएक्टिवेट हुआ, अभी तक ये एक्टिवेटेड था, मतलब सैपवुड था, तो अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हार्टवुड में। अब इसका भी काम, वेसल का भी काम क्या हो गया, इरेगास्टिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनएक्टिवेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या आया था उसको समझ लेते हैं।
क्वेश्चन ये आया था कि एक क्वेश्चन आ रखा था कि व्हाट आर टाइलोजेस। 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन तो आपको मालूम है बकवासी होते हैं, 2 ऑप्शन में उन्होंने कंफ्यूज कर रखा था। पहला ही जो इसका ऑप्शन जो बच्चों ने आंसर कर दिया, मैक्सिमम बच्चों ने, पहला जो ऑप्शन था वो था बैलून लाइक स्वेलिंग्स और बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द जाइलम वेसल। ठीक है, ये देखते ही बच्चों ने सीधे फर्स्ट आंसर कर दिया। पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे अगर जो, तो उसमें बीच वाले जो सी एंड डी जो ऑप्शन थे वो गलत थे। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था कि दीज आर बैलून टाइलोजेस और बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स स्वेलिंग्स इनसाइड द जाइलम वेसल्स फॉर्म्ड बाय जाइलम पैरेन्काइमा। तो दिस वाज एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर जो कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करना, उसके चारों ऑप्शंस पढ़ना, उसके बाद ही आप आंसर्स करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले ऑप्शन में ही आपको लग रहा है, स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल वेज दे रखे हैं, तो वो तो आपको रटा हुआ है बाय हार्ट, तो वो तो आप कर लेंगे। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेटमेंट होते हैं या मैच द कॉलम होता है, उनको प्रॉपर टाइम देने की जरूरत है। उनको आप पूरा ढंग से पहले दिमाग लगा के पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। इसका आंसर डी था और लग रहा था ए। ठीक है, तो ये हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी पढ़ेंगे, कॉर्क की फॉर्मेशन पढ़ेंगे और रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ। थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है 15-20 मिनट का, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे। थैंक यू।